मेरी सास घर की नौकरानी गुड्डी पर जान निछावर करती थी। मुझे कहती थी कि अगर इस घर में रहना है तो उसका हर कहा मानना होगा। मुझे हैरानी होती कि आखिर एक नौकरानी को उन्होंने इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है। जब मैंने अपने पति से पूछा तो वो एकदम से घबरा गया। मुझे राज जानना था, इसलिए एक दिन नौकरानी के कपड़े पहनकर जैसे ही सास के कमरे में गई तो मेरी जान निकल गई। मेरा नाम चमेली है। शादी की पहली रात थी। अभी मैं अपने कमरे में कदम रखने ही वाली थी कि अचानक देखा, मेरी सास भागती हुई आई। वो मेरे पति से कहने लगी, गुड्डी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मेरे साथ चलो, हम उसे लेकर अस्पताल चलते हैं। ये सुनकर पहले तो मुझे बहुत हैरानी हुई। क्या मेरी सास इतना भी नहीं जानती कि हम नई नवेली दुल्हा दुल्हन हैं? सारे रस्मों के बाद थकेहारे कमरे में जाने ही लगे थे और ये खड़ूस सास साजिश करने आ गई। मुझे अपनी सास की इस तरह की हरकत की कोई उम्मीद नहीं थी। शादी का पहला दिन था। मैंने सोचा था कि मेरा पति अपनी माँ को समझाएगा और कहेगा कि नौकरानी को किसी और के साथ अस्पताल ले जाओ। भला घर की नौकरानी के लिए घर का मालिक अपनी शादी की पहली रात क्यों बर्बाद करेगा? मगर सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा पति उसी वक्त भागते हुए अपनी माँ के साथ चला गया। एक नौकरानी के लिए इतनी फिक्र, और जो दुल्हन बनकर खड़ी है उसका क्या? इसके बारे में सोचने की किसी ने जरूरत ही नहीं महसूस की। मैं खुद ही कमरे में चली आई और अपने पति का इंतजार करने लगी। सारी रात गुजर गई। सुबह करीब 4 बजे वो वापस आया। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। जब मैंने पूछा, इतनी देर से क्यों आए हो, तो कहने लगा, गुड्डी को कमजोरी हो गई थी, उसे ट्रिप लगी थी, इसीलिए मैं और माँ रात को उसके पास ही थे। दिल तो मेरा यही चाह रहा था कि इससे खूब लड़ूं। ये क्या बात हुई? एक नौकरानी के लिए आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन मैं उस घर में एक ही रात की दुल्हन थी, इसलिए मैंने झगड़ा करना ठीक नहीं समझा और चुप रही। जब मैंने पहली बार गुड्डी को देखा तो मैं चौंक कर रह गई थी। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वो इस घर की नौकरानी है। वो दिखने में भी काफी खूबसूरत थी। मैं तो उसे इस घर का सदस्य समझ बैठी थी, मगर बाद में पता चला कि वो मेरे ससुराल वालों की नौकरानी है। हैरानी मुझे इस बात पर हुई कि जब मेरा रिश्ता लेकर आए थे तो एक नौकरानी को साथ लाने की क्या जरूरत थी, वो भी इतना अच्छा तैयार करवाकर, जैसे वो घर की ही हो। उनके जाने के बाद मैं इस बात पर काफी हैरान थी। तो मेरी माँ कहने लगी, ये तो तुम्हारे ससुराल वालों का बकपन है कि वो नौकरानी को भी घर वालों जैसा दर्जा देते हैं, वरना आजकल के जमाने में नौकरों के साथ इतना अच्छा सलूक कौन करता है? माँ की बात सुनकर मैं भी खुश हो गई। मेरी माँ ने तो इस रिश्ते के लिए करने का पक्का इरादा कर लिया था, क्योंकि वो बार बार यही बोलती जा रही थी, जो लोग अपनी नौकरानी के साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हैं, वो लोग अपने घर की बहू को तो सर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। मेरी बेटी के लिए वो लोग बहुत अच्छे साबित होंगे। इसलिए माँ ने अगले ही दिन रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। कुछ दिनों के बाद मेरी शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी की सारी रस्मों में गुड्डी आगे आगे ही रही थी और घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उसकी ही थी। हर कोई उसे ही आवाज देता था। जितनी बार भी वे मेरे ससुराल वालों के साथ हमारे घर आई, उसने एक से बढ़कर एक साड़ी पहनी होती थी। कभी कभी तो मुझे उसकी किस्मत पर जलन होती थी कि किस्मत हो तो ऐसी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक नौकरानी की इतनी अहमियत होगी। दिन ब दिन मेरी सास का रवैया मेरे लिए खराब होता जा रहा था। मेरी सास कहती थी कि ये अपनी मर्जी से इस घर की नौकरानी बनी है, हमने इसे नहीं कहा था, इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि तुम इसकी सेवा किया करो। ये सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मैं क्यों इसके आगे पीछे फिरूं और इसकी सेवा करूं। मेरी लगती ही क्या है, मगर जाने मेरी सास को मुझसे क्या दुश्मनी थी कि वो मुझे उसके सामने जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मुझे कहती थी कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें गुड्डी के काम करने ही होंगे, इसकी सेवा करनी ही होगी। गुड्डी बहुत चालाक लड़की थी। सास के सामने तो बेचारी बन जाती कि नहीं, आप भाभी को ऐसा वैसा कुछ भी मत कहें,
मगर मेरे सामने वो मुस्कुराती रहती, जैसे मेरी हालत से बहुत खुश महसूस हो रही हो। मुझे अपनी सास और ससुराल वालों पर बहुत गुस्सा आता था कि आखिर उन्होंने इस लड़की को इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है। अगर ये अपनी मर्जी से इस घर की नौकरानी बनी हुई है तो इसमें क्या बड़ी बात है। वो यहाँ पर रहती है और खाती पीती भी तो है। कैसे ये लोग एक नौकरानी और बहू को एक ही बराबर मान सकते हैं। मैंने सोच लिया कि मैं अपने पति से इस बारे में बात करके रहूंगी। इन्हें शायद घर के माहौल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब मैंने अपने पति से बात की तो मेरी बात सुनकर वो घबरा गए और कहने लगे कि तुम गुड्डी के किसी मामले में भी ना बोला करो। वो बेचारी सारे घर के काम करती है, तो अगर तुम इसके काम कर दिया करोगी तो कौन सी बड़ी बात है। जो हम लोग जानते हैं वो तुम नहीं जानती, इसलिए बेहतर है कि माँ जो कहती है वो कर दिया करो। इनकी बात सुनकर मैं गुस्से से कमरे से बाहर आ गई तो गुड्डी दरवाजे के आगे थी। ऐसा लग रहा था कि हमारी अंदर होने वाली आपसी बात को सुन चुकी है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, ठीक वैसे ही जैसे मुझे चैलेंज कर रही हो कि तुम मुझे इस घर से निकाल कर दिखाओ। आखिर ऐसा क्या है जो मुझे नहीं मालूम और सब घर वाले जानते हैं। आखिर गुड्डी ने ऐसा भी क्या किया है कि ये सब लोग उसके गुलाम बन चुके हैं। मैं देखती थी कि जैसा वो कहती थी सब घर वाले वैसा ही करते थे। अब मुझे खुद ही पता करना पड़ेगा कि आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या है। मेरे पति अपने घर में सबसे बड़े बेटे थे। इनसे छोटे 2 बेटे और 1 बेटी थी। मेरा एक देवर कॉलेज के आखिरी साल में था। मैं गुड्डी से बहुत तंग आ चुकी थी। मैंने अपनी एक दोस्त से सलाह ली तो उसने मुझे कहा कि तुम इसकी शादी क्यों नहीं करवा देती। आखिर लड़की जात है, कब तक कुंवारी बैठी रहेगी। शादी तो किसी दिन इसकी होनी ही है, तो इसे इस घर से शादी करके निकाल दो। मुझे ये सलाह बहुत पसंद आई। मैंने सोच लिया था कि अब मैं ऐसा ही करूंगी। मैंने अपने 2-4 अच्छे रिश्ते अपनी सास के सामने पेश किए कि हम गुड्डी की शादी किसी अच्छे लड़के से करवा देते हैं, मगर वो तो मेरी बात सुनते ही चिढ़ गई। कहने लगी कि तुम क्यों चाहती हो कि ये इस घर से चली जाए। मैं तो कभी भी इतनी जल्दी इसकी शादी नहीं करूंगी। मेरा पूरा घर इसने संभाल रखा है, अगर ये गई तो घर की जिम्मेदारी का क्या होगा। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं किस लिए हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मगर मेरी सास किसी भी सूरत में मान ही नहीं रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या डर है कि वो इसकी शादी नहीं करना चाह रही। मैं अपनी सास से बात करके कमरे से बाहर निकली तो गुड्डी आगे ही खड़ी थी। मुझे देखकर अजीब से लहजे में कहने लगी, भाभी आप मेरी शादी की फिक्र छोड़ दें, जब करनी होगी तो मैं खुद कर लूंगी। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं तो हैरान ही रह गई कि अजीब लड़की है, इसे तो किसी की फिक्र ही नहीं और घर वाले इसकी फिक्र में मरे जा रहे हैं। मैं देखती थी कि रोज एक ही वक्त पर गुड्डी शाम की चाय लेकर मेरी सास के कमरे में जाती थी और फौरन ही वापस पलट आती थी। मैंने कई बार इनकी बात सुनने की कोशिश की, मगर मुझे हमेशा नाकामी का ही सामना करना पड़ा। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा ये शक यकीन में बदलता जा रहा था कि कोई ना कोई तो ऐसा राज है जिसका जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है। एक दिन गुड्डी घर में नहीं थी, शायद बाजार गई थी। जब वो घर पर नहीं होती थी तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी भारी बोझ से आजाद हो गई हूँ। उसी दौरान मेरी घड़ी पर नजर पड़ी। मैंने देखा कि ये तो वही वक्त है जब वो मेरी सास के कमरे में उनके लिए चाय लेकर जाती है। आज वो नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही सास के दिल में घर बनाने के लिए सास के लिए चाय ले जाती हूँ। इस वक्त मैंने सर पर दुपट्टा ले रखा था, जिससे मेरा चेहरा छुप गया था। मैं ट्रे में चाय रखकर वापस आने लगी तो मेरी सास मुझे गुड्डी समझकर कहने लगी कि आखिर तुम कब तक मुझसे नाराज रहोगी, तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर देती। फिर जब अचानक सास की नजर मुझ पर पड़ी तो वो एकदम से घबरा गई और कहने लगी, मेरे कमरे में इस वक्त क्या करने आए हो। मैं चुपचाप वापस चली आई और सोचने लगी कि आखिर मेरी सास इस नौकरानी से किस बात की माफी मांग रही है। कुछ दिन बाद की बात थी। मैं अपनी एक दोस्त से मिलने उसके घर गई थी और वापसी पर मैंने गुड्डी को देखा। वो एक बूढ़ी औरत के साथ एक जगह खड़ी फल खरीद रही थी।
मुझे कुछ अजीब लगा कि ये इस औरत के पास क्या कर रही है, और ये क्या लगती है। मेरी जानकारी के अनुसार तो ये इस दुनिया में अकेली ही थी और इसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरे लिए तो बहुत अच्छा मौका था कि मैं मालूम तो करूं कि ये कौन सी रिश्तेदार है जिसके बारे में घर में किसी को भी मालूम नहीं है। फल खरीदने के बाद वो धीरे धीरे चलती हुई उस बूढ़ी औरत को घर में पहुंचाकर वापस आ गई। अगले दिन मैंने बातों ही बातों में सरसरी अंदाज में पूछा, तुम्हारा कोई तो इस दुनिया में होगा, कोई रिश्तेदार या कोई जान पहचान वाला? तो वो एकदम हैरानी से मुझे देखने लगी। फिर नहीं, मैं सर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो सरासर झूठ बोल रही थी और इसके पीछे क्या वजह थी, ये मुझे मालूम करना था। 2 दिन के बाद मैंने गुड्डी को चोरी चोरी घर से बाहर जाते हुए देखा, तो मैं जल्दी से भागकर कमरे से बाहर निकली और किसी को भी बताए बगैर उसका पीछा करने लगी। उसने बाजार से कुछ सब्जियां और फल खरीदे और उसी बूढ़ी औरत के घर पर जाकर दे आई। मैंने नोट करना शुरू किया तो ये जानकर मुझे हैरानी हुई कि इसका तो हर 2 दिन के बाद का काम था। वो दवाइयाँ, सब्जी और फल वगैरह जाकर उस बूढ़ी औरत को पहुंचाती थी। आखिर इसकी मदद के पीछे क्या कहानी हो सकती थी? मैं चाहती थी कि इस बूढ़ी औरत से ही मालूम करूं कि आखिर तुम इसके रिश्ते में क्या लगती हो, मगर मैं उस औरत को क्या जवाब देती कि मैं कौन हूँ और ये सब क्यों मालूम कर रही हूँ। इसके लिए तो पहले मुझे उससे जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी। एक दिन मुझे बाजार में कुछ खरीदारी करनी थी कि मैंने उस बूढ़ी औरत को देखा। वो सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, तो मेरे लिए बेहतरीन मौका था, जिसका फायदा उठाते हुए मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उनका हाथ पकड़कर सड़क पार करवा दी। वो बहुत खुश हुई और मेरा शुक्रिया कहा। मैंने कहा, क्या आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो आप इस उम्र में अकेली बाहर निकली हुई हैं? तो वो कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी एक बेटी है ना, लेकिन वो नौकरी करती है, तो कभी कभार जरूरत पड़ती है तो बाहर निकलती हूँ। हालांकि वो तो बहुत मना करती है। ये सुनकर मैं चौंक गई। यानी कि गुड्डी इनकी बेटी थी? गुड्डी ने क्यों कहा था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है? शायद वो मुझसे झूठ बोल रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैं घर आकर गुड्डी के कमरे में गई और उसके कपड़े पहन लिए। मेरा और गुड्डी का शरीर एक जैसा था, इसलिए कोई अगर हमें दूर से देखता तो वो पहचान नहीं पाता। मैं गुड्डी के कपड़े पहनकर चाय लेकर अपनी सास के कमरे में चली गई। चेहरे को मैंने जानबूझकर ढक लिया था। जैसे ही मैं चाय देकर वापस पलटने लगी तो मेरी सास कहने लगी, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। कितने दिन तुम मुझसे नाराज रहोगी? बस थोड़ा सा वक्त दे दो। तुम्हारा ऐसे ही बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर कि तुमने मुझे अपनी माँ की मौत के लिए माफ कर दिया है और मुझे ही अपनी माँ के बराबर समझा है। तुम जो कह रही हो, मैं वैसा ही करूंगी सब कुछ। मैंने इतना ही सुना था कि मेरे सब्र का पैमाना टूट गया। आज तो इन्हें हकीकत बतानी ही पड़ेगी। मैंने अपने चेहरे से दुपट्टा पीछे हटाया तो मेरी शक्ल देखकर मेरी सास के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो मुझ पर चिल्लाते हुए कहने लगी, तुमने गुड्डी के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तुम क्या खेल खेलने की कोशिश कर रही हो? मैंने समझाते हुए कहा, खेल तो गुड्डी खेल रही है। आप ये क्या कह रही थी कि आप इसकी माँ की मौत की जिम्मेदार हैं, जबकि इसकी माँ तो जिंदा है। मैं खुद इसकी माँ से मिली हूँ। ये सुनकर तो मेरी सास चौंक कर रह गई। कहने लगी, तुम कुछ नहीं जानती, तुम इन सबसे दूर ही रहो। मैं इसकी माँ की मौत की जिम्मेदार हूँ। मेरी वजह से वो बेचारी इस दुनिया से चली गई। मैं अंदर ही अंदर मर रही हूँ। इतने में मेरे पति भी आ गए। वो मुझ पर गुस्सा होने लगे कि मैंने आखिर माँ को क्या कहा कि वो बेहोश हो गई। इतने में गुड्डी भी आ गई। मैंने अपनी सास को होश में लाते हुए कहा, आज तो सब सच का खुलासा हो ही जाएगा। मेरी सास होश में आई तो मैंने कहा, आधे सच का खुलासा हो चुका है। अब आप मुझे बाकी कहानी भी बता दें कि आप गुड्डी की माँ की मौत की जिम्मेदार कैसे हैं? सभी लोग मेरे सवाल से परेशान हो गए। शायद वे नहीं चाहते थे कि ये राज मुझे पता चले। मेरी सास कहने लगी, गुड्डी की माँ विमला मेरे घर पर काम करती थी और ये भी बचपन से ही मेरे घर में काम करती है।
2 साल पहले की बात है, जब इसकी माँ विमला ने मेरा सोने का लॉकेट चोरी किया। मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जिस पर इतना भरोसा करती हूँ, वो मेरे साथ ऐसा करेगी। इसलिए मैंने इसकी माँ को जोर से थप्पड़ मारा और पीछे को धक्का दिया। उस वक्त हम छत पर खड़े थे। मेरा इरादा हरगिज उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं था, मगर गुस्से में मेरे दिए धक्के की वजह से इसकी माँ नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। गुड्डी ने हमें अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी आने नहीं दिया। मेरा दिल कचोट रहा था कि मैंने एक मासूम की जान ले ली। इसलिए मेरे माफी मांगने पर ये दोबारा से हमारे घर आ गई, क्योंकि ये भी जानती थी कि मैंने जानबूझकर इसकी माँ को चोट नहीं पहुंचाई। बस तब से ही हम इसका बहुत ख्याल रखते हैं और इसकी जो भी ख्वाहिश होती है उसे पूरा करना अपना फर्ज समझते हैं, ताकि ये मुझे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार न माने। अभी कुछ दिन पहले गुड्डी ने मुझसे कहा कि मैं इसे अपनी छोटी बहू बना लूं, तो मैंने इस बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा। बस इसीलिए ये मुझसे नाराज थी। मैंने गुड्डी की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुमने इन्हें बताया नहीं कि उस हादसे में तुम्हारी माँ की मौत नहीं हुई, बल्कि वो बच गई थी? मेरी इस बात पर तो जैसे सबको सांप सूंघ गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। सबने हैरानी से गुड्डी की तरफ देखा। वो नजरें चुरा गई। मैंने अपनी सास से कहा, ये लड़की पिछले 2 साल से आपको बेवकूफ बना रही है। गुड्डी ने कभी सोचा भी नहीं था कि यूं सबके सामने उसकी हकीकत खुल जाएगी। गुड्डी के पास अब कोई चारा नहीं था। वो शर्मिंदा होते हुए कहने लगी, मैं बचपन से ही अमीरों जैसा बनने के ख्वाब देखती आ रही हूँ। मेरी माँ मुझे बहुत समझाती थी, मगर फिर भी मैं यही चाहती थी कि किसी बड़े घर की बहू बनूं। मालकिन का छोटा बेटा मेरी उम्र का है। मैं हर वक्त सोचती रहती थी कि आप मुझे इस घर की छोटी बहू बना लें। फिर कुदरत ने मौका दे दिया। उस दिन वो लॉकेट मैंने ही चुराया था, लेकिन माँ ने इल्जाम अपने सर पे ले लिया और फिर वो हादसा हो गया। मेरी माँ बच गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान आया। इस घर में घुसने का और सबको अपने बस में करने का तरीका आया। मैंने बताया कि मेरी माँ मर गई और फिर मेरे प्लान के अनुसार मालकिन मुझे इस घर में दोबारा ले आई। अब दूसरा मकसद भी पूरा होने वाला था, क्योंकि आप अपने छोटे बेटे को मजबूर करके मुझे इस घर की दूसरी बहू बना देती। गुड्डी की सारी प्लानिंग सुनकर सब दंग रह गए थे। वो उम्र में मुझसे कहीं कम थी, मगर उसकी चालाकी ऐसी थी कि किसी को यकीन ही नहीं आया। अब मुझे गुड्डी को कहने की जरूरत नहीं थी कि वो इस घर से निकल जाए। वो जान गई थी कि अब उसका दाना पानी यहाँ से उठ गया है, इसलिए चुपचाप वहाँ से चली गई और कभी फिर वापस हमारी जिंदगी में नहीं आई। आज मेरे सबसे छोटे देवर की शादी है, तो अचानक से मुझे गुड्डी की याद आ गई। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।